अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। नेफ्ताली बेनेट, इज़राइल के इतिहास का एक सन की प्राइम मिनिस्टर, जिसने पीएम बनते ही गाज़ा पर हवाई हमले करवा दिए हैं। और उसका रीज़न जब मैं आपको बताऊंगा कि ये हवाई हमला इस सन की नेफ्ताली बेनेट ने क्यों करवाया, तब आप खुद कहेंगे कि ये इज़राइल के इतिहास का सबसे संकी, पागल और बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर है। हाल ही के दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इज़राइल के अंदर गिर गई और 8 पार्टियों के समर्थन से 62 सीट के साथ बहुमत से इज़राइल में एक नई सरकार बनी है और एक नया प्राइम मिनिस्टर 8 पार्टियों ने मिलकर चुना, जिसका नाम है नेफ्ताली बेनेट। नई सरकार बनते ही नेफ्ताली बेनेट ने अपना कट्टरपंथ चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और उसने गाज़ा पट्टी में एयर स्ट्राइक करवाने शुरू कर दिए। रीज़न था इंसेंडियरी बलून्स। जी हाँ, एक बलून गाज़ा पट्टी से हमास के कुछ लोगों ने इंसेंडियरी बलून्स यानी बलून में भरी हुई हीलियम गैस के अंदर ऊपर से धागे में छोटे मोटे बम लगाकर गाज़ा से छोड़े गए। वो बलून उड़ता हुआ चूँकि हवा गाज़ा से होते हुए इज़राइल की तरफ चलती है, तो वो बलून जिसमें छोटा मोटा लो क्वालिटी का बम लगा हुआ था वो गिरा सीधा इज़राइल की सरजमीन में, जिससे इज़राइल के खेतों में आग लग गई। बहुत ही मामूली नुकसान इज़राइल का हुआ। हम कह सकते हैं कि हमास ने एक बार फिर इज़राइल को उकसाया और इस आग के बदले में इस सन की पीएम, इज़राइल के नए सन की पीएम नेफ्ताली बेनेट ने धड़ाधड़ गाज़ा पट्टी में एयर स्ट्राइक करवा दिए, जिसमें कुछ बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। अब तक कितने लोग मारे गए इसकी कोई भी खबर हमें नहीं मिली है। लेकिन मैं इसे सन की क्यों कह रहा हूँ, इसका पीछे का एक रीज़न तो बलून है, लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि जो नई सरकार इज़राइल में बनी है वो 8 पार्टियों पर मुश्तमिल है और उन 8 पार्टियों में अगर मैं विचारधारा के रूप से उसको बांटूंगा तो उसमें 19 सीटें राइट विंग पार्टी की तरफ से हैं, 13 सीट लेफ्ट विंग पार्टियों की तरफ से है, 25 सीट सेंटर पार्टियों की तरफ से है और 4 मुस्लिम पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट, जिसको हेब्रू लैंग्वेज में राम कहते हैं, उसके समर्थन से है। आप सब जानते हैं कि 1 सीट का समर्थन भी अगर पीछे हटा तो ना नेफ्ताली बेनेट इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर रहेगा और ना ही ये नई कोalition वाली सरकार बचेगी। 1 सेकंड में ये सरकार गिर सकती है। मुस्लिम पार्टियों के समर्थन होने के बावजूद भी नेफ्ताली बेनेट ने गाज़ा पर एयर स्ट्राइक करवा दिया। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि नेफ्ताली बेनेट जानता है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, कभी ना कभी सरकार गिरेगी ही। और सरकार गिरने से पहले नेफ्ताली बेनेट अपना यहूदी कट्टरपंथी को यहूदी बहुसंख्यक समुदाय के सामने दिखाना चाहते हैं कि यहूदी का अब सबसे बड़ा लीडर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि नेफ्ताली बेनेट है। हाल ही के दिनों में जब मैं आपको बताऊं कि इज़राइल के पिछले दिनों में क्या हुआ, कैसे सरकार गिरी, पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हाल ही के दिनों में 11 दिन तक हमास और इज़राइल के बीच संघर्ष हुई थी। उस संघर्ष के बीच ने हमास ने 4000 मिसाइल इज़राइल में दागे 11 दिन के अंदर, लो क्वालिटी और बेकार और फालतू के मिसाइल, जिससे मात्र 11 इज़राइली सिटीजन्स या फिर 13 इज़राइली सिटीजन्स की मौत हुई है। बदले में इज़राइल ने 2 दिन तक मौन रखा और पूरी दुनिया को बताया कि हम पर एक तरफा हमला हुआ है और इज़राइल ने बदले में धड़ाधड़ गाज़ा पट्टी में रॉकेट गिराए, सैकड़ों बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया, 256 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें से यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 128 आम फ़लस्तीनी नागरिक थे और 200 से ज़्यादा हमास के मेंबर्स थे और 16,000 लोग बेघर हो गए और बेबसी की ज़िंदगी आज वो लोग गुजार रहे। और एक बार फिर हमास ने वो बलून उड़ाकर इज़राइल को उकसाया, बदले में इज़राइल ने फिर से 2, 3, 4 बिल्डिंगों पर बम गिरा दिया और फिर से 1000 लोग बेघर हो गए। पिछले दिनों में हम सब ने देखा कैसे इज़राइल में सरकार गिरी। इसको समझने के लिए इज़राइल इलेक्शन को आपको समझना पड़ेगा। इज़राइल में जो पार्लियामेंट है उसे नेसेट कहते हैं, उसमें 120 नेसेट के सीटें हैं। इज़राइल की जो भी पार्टी 61 सीट जीतेगी
इजराइल में उसकी सरकार बनेगी और उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। 70 साल के इजराइल के इतिहास में एक बार भी किसी भी पार्टी ने बहुमत से सरकार नहीं बनाई है, बल्कि अलायंस या इजरायली भाषा में कोalition के साथ सरकार बनी है। हाल ही के इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को मात्र 30 सीटें ही मिली थी, सिर्फ और सिर्फ 30 सीटें, और उनके साथ 3 पार्टियों ने अलायंस किया था। ये कुल मिलाकर 52 सीट होती है। 9 सीट पीछे रह गई बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी। उसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू के अपोजिशन में 8 पार्टी खड़े हो गई जो लोग बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाना चाहते थे। उन 8 पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी जिसका नाम है यश अतीद, जिसके लीडर का नाम है यार लैपिड, जो कि सेक्युलर विचारधारा के लीडर है, उनको 17 नेसेट की सीटें मिली थी। उसके बाद ब्लू एंड वाइट, लेबर, इजराइल बेटेन्यू, मेरिट्स, यमीना, न्यू होप और यूनाइटेड अरब लिस्ट, ये तमाम 8 पार्टियों का मिलकर 62 नेसेट की सीटें जमा हो जाती है और इन 62 सीटों के साथ कोalition अलायंस के साथ बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये 62 सीट तो पूरी हो गई सरकार बनाने के लिए, तो इस 62 सीट का कोalition 8 पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी यश अतीत की है, जिसके पास 17 नेसेट की सीटें। तो क्या इसका पीएम नहीं बनना चाहिए? लेकिन पीएम किसको बनाया गया? यमीना पार्टी के उस 7 सीट के लीडर को जिसका नाम है नेफ्ताली बेनेट। तो यश अतीत यार लैपिड ने अपना पीएम नहीं बनाया। कहते हैं ना, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो यार लैपिड ने खुद पीएम ना बनकर, ब्लू एंड वाइट इजराइल बेटेन्यू ने खुद पीएम ना बनकर, यमीना पार्टी जिसके मात्र 7 नेसेट की सीटें, उसकी सरकार बना दी, उसकी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और एग्रीमेंट किया गया कि 2 साल तक यमीना पार्टी के 7 सीट वाले नेफ्ताली बेनेट पीएम बनेंगे और ठीक उसके 2 साल बाद यश अतीत के लीडर यार लैपिड, जो कि सेक्युलर विचारधारा के इंसान हैं, वो पीएम बनेंगे। इजराइल में 4 साल की ही सरकार होती है और 4 साल तक ही कोई पीएम बन सकता है। 5 साल का झंझट इजराइल में नहीं है। और इस कोalition में एक मुस्लिम पार्टी है यूनाइटेड अरब लीग, जिसका 4 सीट का समर्थन है। अगर ये अपना समर्थन पीछे खींचेगी, इजराइल में एक दिन में, या मैं कहूँ कि एक चुटकी में सरकार गिर जाएगी। इतना बड़ा ख़तरा होने के बावजूद भी नेफ्ताली बेनेट को मैं इसलिए सनकी कह रहा हूँ कि मुस्लिम पार्टी के समर्थन के बाद भी इसने गाज़ा पर हमले करवा दिए और हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया। एज़ यू नो कि आप सब समझ सकते हैं कि यस, नेफ्ताली बेनेट इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाना ही एकमात्र मकसद नेफ्ताली बेनेट का नहीं है, बल्कि नेफ्ताली बेनेट का एक और मकसद यह है कि आने वाले वक्त में, भविष्य में, इजराइल के इलेक्शन में ये ज़्यादा से ज़्यादा सीट, यानी 7 से बढ़कर 40-50 सीट जीतने का इरादा रखता है। और जब तक इजराइल में कट्टरपंथ ताकत नहीं बढ़ेगी, कट्टरपंथी इसका नहीं झलकेगा, तब तक यहूदी समुदाय से वोट नहीं देगा। उसी कट्टरपंथी को दिखाने के लिए इसने धड़ाक से बलून के बदले बॉम्ब गिराकर ये मैसेज यहूदी कट्टरपंथियों को दिया कि मैं ही तुम्हारा आज के बाद मसीहा हूँ। बलून का जवाब जो पीएम बम से देख सकता है, वो पीएम बम का जवाब किस चीज़ से देगा? सीधा न्यूक्लियर मारकर ही पूरा गाज़ा पट्टी को उड़ा कर रख देगा। अब मैं यहाँ पर, आपने समझ गया, आपको मैंने समझा दिया कि इजराइल में कैसे इलेक्शन होती है, कैसे पीएम बनता है, कितना सीटें, सब बात को हटाओ। गाज़ा पट्टी में जिसकी सरकार है उसका नाम है हमास। मैं उसके लीडर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता। हाल ही के दिनों में जो कुछ भी मैंने नोटिस किया है, पहले तो 11 दिन के संघर्ष में हमास ने 4000 लो क्वालिटी के मिसाइल दागकर इजराइल को उकसाया और मात्र 13 यहूदियों को मारा। बदले में इजराइल ने 250 से भी ज़्यादा आम फ़लस्तीनी मुसलमानों को मोटे घात उतार दिया और ये लोग तमाशा देखते रह गए। आज भी बलून छोड़कर इजराइल के कुछ खेतों में आग लगाया गया हमास द्वारा, लेकिन इजराइल ने बॉम्ब गिराकर 3-4 बिल्डिंग को उड़ा दी। और आज भी इजराइल में लोग बेघर है, बद से बदतर, माफ़ करना, फ़लस्तीन गाज़ा पट्टी में लोग बेघर है, बद से बद स्थिति में वो अपना ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या हमास इजराइल से लड़ने के लिए ताकतवर है? क्या उसके अंदर ताकत नहीं है? हमास इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन बार बार हमला करके वो बार बार इजराइल को न्योता दे रहा है कि आओ घुस कर मुझे मारो और फ़िलिस्तीनियों की जान लेकर वापस चले जाओ। हमें तो इलेक्शन में मुद्दा बनाना कि इजराइल में हम ही तुम्हें इजराइल से बचा सकते हैं। हमास यही तो कर रहा है।
हमास गाज़ा पट्टी में, जब भी गाज़ा पट्टी में इलेक्शन भी होता है और हर इलेक्शन में ये लोग बच्चे को हथियार दिखाकर ये बताते हैं कि हम ही तुम्हें इजराइल से बचा सकते हैं, हमें वोट दो। बदले में 1-2 हमला कर देते हैं, बाद में जीत का जश्न मनाते हैं। पिछले 11 दिन के संघर्ष में जब मुसलमानों ने झंडा उठाकर कहा कि हमारी जीत हुई, झूठ बात है, किस तरीके से तुम्हारी जीत हुई है? मात्र 13 इजरायली नागरिक मारे गए और तुम्हारे 250 लोग मारे गए, तुम्हारी जीत कहाँ से हुई है? ये हमास, मुझे लगता है कि हमास बहुत हाई लेवल पर गाज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है और हर बार इजराइल को उकसा कर इजराइल की सरहदों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीन के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा वो निराश ना हो, ऐसी सरकार चुने जो डेवलपमेंट पर काम करे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पर काम करे और टेक्नोलॉजी पर काम करे। इल्म होगा तभी आप इजराइल को हरा सकेंगे। पैसे के बुनियाद पर ख़रीद कर जो वेपन आप खरीदते हैं वो अमेरिका का ही बनाया हुआ है, तो अमेरिका का वेपन से आप इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ सकते जब तक कि आप खुद एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंशन नहीं कर देते जिससे इजराइल ख़त्म किया जा सके। तो इसीलिए बात को समझिए, बेवकूफ़ मत बनिए, समझदार होकर सब मैटर को देखिए कि कौन इजराइल को उकसा रहा है, कौन हमास का सपोर्ट कर रहा है, कैसे इजराइल फ़लस्तीनियों को मार रहा है और फ़लस्तीन उस पर जश्न मना रहे हैं। इससे शर्म की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। बहुत दुखद खबर है कि नफ्ताली बेनेट एक बार फिर इजराइल पर हमला कर दिया है। दूसरी खबर, जाने से पहले मैं दूसरी खबर बता दूं उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कमेंट पर मुझे बताएं कि आप हमास के साथ हैं, क्या आप हमास के ख़िलाफ़ हैं। यकीनन इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं, लेकिन हमास जो कर रहा है मैं उसका साथ भी नहीं दे सकता हूँ। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाल ही में जैसे ही नई सरकार बनी, यहूदी चरमपंथी गुटों ने जेरूसलम में एक मार्च निकाला जिसमें उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अभद्र बातें की, अरब मुसलमानों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बात की और उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं नकबा। और उन्होंने कहा द सेकेंड नकबा इज़ कमिंग, नकबतुस्सानिया। उन्होंने फ़लस्तीन के लोगों को धमकी दी जड़ से ख़त्म करने की। इस नकबा का क्या मतलब है, पहला नकबा कब हुआ, दूसरा नकबा कब होगा और कैसे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उम्मती का अपमान किया, उसी विषय में बहुत डिटेल में बात करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग द पॉलिटिकल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।